91.2 मेगाहर्ट्ज पर हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर प्रीति बोरा आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आगामी सितंबर माह को संपूर्ण देश पोषण माह मनाने जा रहा है, जिसमें विशिष्ट रूप से प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 सितंबर के बीच पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न पोषण गतिविधियां संपूर्ण देश में की जानी है और जिसका मूल उद्देश्य है लोगों में पोषण जागरूकता को बढ़ाना। इसी क्रम में गृह विज्ञान विभाग भी पोषण सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। अपने रेडियो चैनल हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं के लिए हम कई पोषण संबंधी विषयों पर जानकारियां लेकर आए हैं, जिनमें से आज मैं बात करूंगी उपचारात्मक आहार यानी थेरेप्यूटिक डाइट, यानी वो आहार जो किसी रोग की अवस्था में दिया जाता है और इसके कितने प्रकार हैं, किन किन रोगों में कैसे कैसे आहारों को देना है, इस बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उपचारात्मक आहार क्या होता है या उपचारात्मक आहार की क्या परिभाषा है, तो उपचारात्मक एक तरह से जो सामान्य आहार या जो हमारा नियमित आहार है उसी का रूपांतरण होता है। अपने सामान्य आहार में ही हम कुछ न कुछ बदलाव करते हैं, रोग की स्थिति के अनुसार उसका संशोधन करते हैं और उसको उपचारात्मक आहार कहा जाता है। यह जो संशोधन होता है वह रोगी की पोषण की स्थिति, उसके रोग की गंभीरता या उसके आहार लेने की जो स्थिति होती है या जो शरीर में उसके मेटाबॉलिक जो चेंजेस होते हैं, कई तरह के जो फैक्टर्स होते हैं उस पे डिपेंड करती है और उसके ही अनुसार रोगी के आहार में संशोधन किया जाता है। किस किस तरह के संशोधन किए जाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों की सघनता में परिवर्तन, यानी जो कंसिस्टेंसी होती है फूड की, थिक फूड, थिन फूड जो हम कहते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आहार को नरम बना सकते हैं, आहार को तरल बना सकते हैं, आहार को बहुत ज्यादा महीन करके उसको सुपाच्य बना सकते हैं। जैसे अगर वृद्धों को कोई आहार देना है जिनके दांतों संबंधी कोई समस्या है या जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, जिनके जठरांत्र संबंधी कोई रोग है, उसमें हम ऐसा आहार देते हैं जो आसानी से सुपाच्य हो, जो चबाने में आसान हो। तो इस तरह की अगर हम कंसिस्टेंसी में फूड में बदलाव करते हैं तो वह भी एक तरह का उपचारात्मक आहार कहा जाता है। जैसे अगर किसी रोगी को मुंह का अल्सर है तो उसको चबाने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको सामान्य ठोस आहार नहीं दिया जा सकता और उसको तरल सुपाच्य आहार दिया जाता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ लिक्विड डाइट की जरूरत होती है, तो वो भी एक तरह का उपचारात्मक आहार है। सेकंड, हम कर सकते हैं आहार के ऊर्जा मूल्य में वृद्धि या कमी। जैसे जो रोगी अस्पताल में होते हैं यानी जो हॉस्पिटल बेड्स पे होते हैं, उनके आहार में जो ऊर्जा मूल्य है वो उसको कम किया जाता है, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते, उनकी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होती। तो ऐसे केस में वहां पर ऊर्जा को कम किया जाता है। और कुछ केसेस में ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, जैसे जो कुपोषित व्यक्ति होते हैं या जैसे बच्चों में जो कुपोषण से ग्रस्त होते हैं, तो वहां पे ऊर्जा मूल्य को बढ़ाया जाता है। या फिर अगर हम कहें कि जैसे जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनकी ऊर्जा में कमी की जा सकती है। जो अल्प पोषित या जो अल्प भार वाले, कम वजन वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी ऊर्जा मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। विशिष्ट पोषक तत्वों या उपभोग के भोजन के प्रकार में वृद्धि या कमी, इसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको बढ़ाया या घटाया जाता है। जैसे अगर बात करें ज्वर की यानी फीवर की, फीवर में क्या होता है कि जो हमारे शरीर होता है उसकी चयापचयी जो गति होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, यानी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी का वो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जो शरीर से जो एनर्जी होती है यानी ऊर्जा होती है उसका बहुत ज्यादा व्यय होता है। तो वहां पर हम हाई एनर्जी फूड देते हैं, यानी कि व्यक्ति के भोजन में ऊर्जा मूल्य में वृद्धि करते हैं। तो जैसे ज्वर हो गया, वहां पर हम उच्च ऊर्जा वाला भोजन देंगे, यानी उसमें ऊर्जा के मूल्य को बढ़ाएंगे, ऊर्जा जो पोषक तत्व है उसको बढ़ाएंगे। फिर जैसे जले हुए जो रोगी हैं यानी जो बर्न वाले पेशेंट है, जो जलने की स्थिति में है, तो वहां पर हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्या होता है कि जब व्यक्ति जलता है तो उसके शरीर से टिश्यूज, कोशिकाओं का और उसके ऊतकों का नुकसान होता है, सेल्स टिश्यूज का नुकसान होता है, तो उसके रीजेनरेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे आहार में हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, यानी आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो वो भी एक तरह का उपचारात्मक आहार है। फिर जैसे जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं जिसको, वहां पर सोडियम को आहार में कम किया जाता है, जल को आहार में कम किया जाता है, प्रोटीन की मात्रा में कमी की जाती है। तो ये भी उपचारात्मक आहार है। फिर आहारी रेशे में संशोधन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आहारी रेशा यानी डाइटरी फाइबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑल्दो ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी डाइट का, जो
डाइजेशन में हेल्प करता है। और भी इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे डायबिटीज के पेशेंट को उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है, और हार्ट पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो फिर इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे जरूरत पड़े तो इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो कॉन्स्टिपेशन के जो रोगी हैं, कब्ज के रोगी हैं, उनमें ये मात्रा बढ़ाई जा सकती है। और जो ऐसे रोग से ग्रस्त हैं जैसे अतिसार यानी डायरिया, या फिर उनको इंटेस्टाइनल संबंधी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी कोई ऐसा रोग है जहां पर पचाने में दिक्कत है, तो वहां पर आहारीय रेशे को बहुत कम किया जाता है। रेशा लगभग न्यूनतम मात्रा या नहीं के बराबर दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति उसको पचा नहीं सकता, तो यहाँ पर इसको कम किया जाता है। फिर है मसालों का उन्मूलन। मसालों का उन्मूलन सिंपल की फीका आहार या एकदम नरम आहार, यानी जैसे पेप्टिक अल्सर होता है, या जो एसिडिक कंडीशंस होती हैं, हार्ट बर्न कंडीशन होती है, हाई एसिडिटी होती है, वहां पर मसालों को बिल्कुल कम किया जाता है। चाय कॉफी को बिल्कुल कम किया जाता है, उनको हटाया जाता है आहार से, जिससे कि व्यक्ति की जो रोग की स्थिति है वो और गंभीर ना हो, तो वो भी उपचारात्मक आहार है। फिर है उन्मूलन आहार। उन्मूलन आहार वो होता है जिसमें किसी एक विशिष्ट प्रकार के आहार को हटाया जाता है, जैसे फूड एलर्जीज के केस में कई लोगों को जो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन, उससे एलर्जी होती है, जिसको हम सीलियक स्प्रू या ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं, तो उनके आहार में गेहूं को हटाया जाता है। और कई लोगों को मूंगफली के प्रोटीन से एलर्जी होती है, तो उनके आहार में मूंगफली नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, जो लैक्टोज शुगर होती है दूध में, उससे एलर्जी होती है, तो उनके आहार में दूध और दूध से बने सभी उत्पादों को हटाया जाता है। तो ये उन्मूलन आहार होते हैं। ये भी एक तरह के उपचारात्मक आहार होते हैं। फिर है जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उनको समायोजित और उनको संतुलित करने वाला आहार। ये बेसिकली ऐसी कंडीशंस में होता है जहां पे किसी भी एक न्यूट्रिएंट की मात्रा को घटाने या बढ़ाने से रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारे भोजन का मुख्य भाग है, उसको एकदम हटा तो हम सकते नहीं, तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो इस केस में, डायबिटीज के रोगी के केस में खासतौर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट किया जाता है, तो उसको भी हम एक तरह से उपचारात्मक आहार मान सकते हैं। फिर है भोजन की संख्या और उसकी फ्रीक्वेंसी को फिर से मॉडिफाई करना। तो जैसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे व्यक्ति भोजन को पचाने में एक साथ कई सारा भोजन नहीं पचा सकता, तो वहां पर उसके भोजन की जो मात्रा है उसको बहुत कम करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, तो ये भी उपचारात्मक आहार है। फिर है परीक्षण आहार, जिसको टेस्टिंग फूड्स कहते हैं। तो ये होते हैं कि कुछ टाइम तक दिए जाते हैं रोगी को कोई विशिष्ट स्थिति को टेस्ट करने के लिए, और उसको फिर बाद में हटा दिया जाता है। जैसे एक कंडीशन है स्टीटोरिया, जिसमें जो व्यक्ति का मल होता है उसमें फैट होता है बहुत ज्यादा, तो उसके आहार में जैसे कुछ दिनों के लिए फैट को अगर हटाएंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ये स्टीटोरिया की कंडीशन से ग्रस्त है। तो ऐसे केसेस में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में परीक्षण आहार का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एंड में है खाने के तरीके में बदलाव करना, यानी एक तो सिंपल तरीका है, हम मुंह से आहार लेते हैं, चबाते हैं और फिर वो डाइजेशन के लिए आगे बढ़ता है, तो इसके तरीके में चेंज करें। तो ये दो तरीके का होता है, एंटेरल और पेरेंटेरल। एंटेरल फीडिंग कहते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में नली द्वारा आहार देना कहते हैं। इसको सीधे आप अगर इसे साधारण भाषा में समझें तो सीधे नली को पेट में डाला जाता है और सीधे पेट में ही आहार डाला जाता है। इससे जो ये माउथ वाला पूरा सिस्टम है, इसको बाईपास किया जाता है। और दूसरा होता है पेरेंटेरल। पेरेंटेरल आहार होता है अंतरशिरा पोषण, यानी नसों में आहार देना। जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाना नॉर्मल भाषा में जिसको कहते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो व्यक्ति को खाना दिया जाता है वो उसकी शिराओं के माध्यम से दिया जाता है, तो इसको पेरेंटेरल फीडिंग यानी पेरेंटेरल पोषण कहते हैं। अब बात करेंगे अस्पताल में जो आहार होते हैं यानी हॉस्पिटल डाइट्स होती है, वो कितने तरह की होती हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कई सारे रोगी होते हैं, एडमिट होते हैं, तो अलग अलग रोगियों को अलग अलग तरह के आहार दिए जाते हैं। कई लोगों के आहार में कोई ऐसा खास चेंज नहीं होता और कई लोग होते हैं जिनके आहार में स्पेसिफिक चेंजेस किए जाते हैं। हर हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें डायटेटिक्स यूनिट होती है जो प्रत्येक रोगी के आहार को बनाती हैं। तो एक तो होता है नियमित या सामान्य आहार, जैसे अगर रोगी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है तो उसको सामान्य आहार दिया जाता है, ऑल्दो उसके जो आहार है उसके एनर्जी मूल्य में लगभग 10% की कमी की जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति बेड में लेटा हुआ है और उसकी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है, तो उसके ऊर्जा में थोड़ी कमी की जाती है। बाकी जो आहार होते हैं वह किस किस तरह के होते हैं। पहला है तरल आहार। तो तरल आहार मतलब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, लिक्विड डाइट।
लिक्विड डाइट दी जाती है रोगियों को जो किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त होते हैं। तो जैसे इसके दो तरह हैं, स्पष्ट तरल और पूर्ण तरल। स्पष्ट तरल आहार वो होता है जो बहुत ही क्रिटिकली जो इल होते हैं पेशेंट, जो बिल्कुल ही खाना नहीं पचा सकते, उनको दिया जाता है, जिसको हम क्लियर लिक्विड डाइट भी कहते हैं। जैसे जो बहुत ही ज्यादा सीरियस डायरिया से या डिसेंट्री से ग्रस्त हो, कोई बहुत दीर्घकालीन रोग से ग्रस्त हो, किसी की सर्जरी हुई हो, किसी को नॉन स्टॉप उल्टियां हो रही हो, या कोई एनोरेक्सिक हो। एनोरेक्सिक होते हैं जो बिल्कुल खाना नहीं खाते, उनको मतलब खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो ऐसे रोगियों को स्पष्ट तरल आहार दिया जाता है। इसका बेसिक उद्देश्य होता है कि जो डिहाइड्रेशन है वो बॉडी में वो ना हो, और जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के लिए वो उसको मिलते रहें। पर इसमें जो और जो पोषक तत्व होते हैं या कैलोरी ऊर्जा होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती, और इसको बहुत ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसको बस कुछ 1 से 3 दिन तक ही इसको देना चाहिए। इससे ज्यादा समय तक इसको देंगे तो व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या चीज दे सकते हैं, जैसे क्लियर सूप देते हैं इसमें, और बहुत हल्की चाय जिसको वीक टी कहते हैं, बहुत ही मतलब कम, जिसको चाय पत्ती वाली चाय कह सकते हैं, बहुत ही कम। एकदम महीन छना हुआ फलों का रस दे सकते हैं, नारियल का पानी और मट्ठा, बार्ले वाटर जिसको जौ का पानी कहते हैं, और सिंपल जो ग्लूकोज का पानी है वो दे सकते हैं, हनी इसमें दे सकते हैं हम। फिर इसका अगला वो है पूर्ण तरल आहार, यानी फुल फ्लूइड डाइट कहते हैं जिसको हम। ये अगला चरण है स्पष्ट तरल आहार का, यानी पहले इसको क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद फुल लिक्विड डाइट। इसमें थोड़ा सा गाढ़े जो लिक्विड होते हैं उनको देता है, मतलब खाना अभी भी ठोस नहीं होता, उसको हम लिक्विड फॉर्म में बॉडी में देते हैं। इसमें सभी तरल पदार्थ, जैसे जो भी थोड़े गाढ़े तरल पदार्थ हों वो दे सकते हैं, हलवा इसमें दे सकते हैं थोड़ा पतला करके, कस्टर्ड दे सकते हैं, थोड़े कम छने हुए सूप दे सकते हैं, क्रीम सूप दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं जिसमें थोड़ा गूदा भी हो वो भी दे सकते हैं, और थोड़ी सी चाय वैसी दे सकते हैं, दूध वाली चाय दे सकते हैं, कॉफी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, अगर बहुत ही मिक्स करा हुआ दलिया वो दे सकते हैं, और इसे मक्खन भी दे सकते हैं। मक्खन बहुत इजीली एब्जॉर्बेबल फैट होता है बॉडी के लिए, तो मक्खन दे सकते हैं। इसके अलावा शहद, चीनी और नमक भी इसमें हम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये अगला चरण होता है स्पष्ट तरल आहार का। तो जिसको बेसिकली चबाने में निगलने में परेशानी होती है उनको ये दे सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड डाइट होती है तो इसको चबाने की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति इसको सीधे निगल सकता है, तो व्यक्ति के पोषक तत्वों में इससे कमी नहीं होती। फिर अगला चरण होता है नरम आहार। नरम आहार होता है सॉफ्ट डाइट, जिसको चबाने में मिनिमम व्यक्ति को मेहनत लगे, और नरम भोजन। पर इसमें बहुत ज्यादा स्वाद वाले और बहुत ज्यादा तीव्र गंध वाले खाद्य पदार्थों को हम शामिल नहीं करते। मसाले बहुत कम होने चाहिए और रेशा नहीं के बराबर होना चाहिए। इसमें जैसे रिफाइंड सीरियल्स दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, और इसमें ये सब भी दे सकते हैं जैसे सूजी, दलिया, रस, बिस्किट और ब्रेड। फिर इसमें धुली हुई दालें, साबुत दालें नहीं देनी चाहिए, धुली हुई दालें, उनके सूप दे सकते हैं, खिचड़ी इसमें दे सकते हैं, और दही, पनीर वगैरह इसमें दे सकते हैं। और इसमें मिन्स किया हुआ, अगर व्यक्ति को अलाउड है तो मिन्स किया हुआ अंडा या मीट भी दे सकते हैं। सब्जियां जो जिनमें रेशा बहुत कम हो वो सब्जियां दे सकते हैं, कस्टर्ड, आइसक्रीम, जेली, पुडिंग और शहद, ये सब भी दे सकते हैं। कंप्लीट फलों के रस दे सकते हैं, मक्खन वगैरह दे सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा रेशेदार अनाज, बहुत ज्यादा रेशेदार दालें, सब्जियां नहीं देनी है, तले हुए खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देने हैं, और भारी मसालेदार ग्रेवी युक्त खाद्य पदार्थ इसमें नहीं देने हैं। फिर है ठोस आहार। अगला चरण है ठोस आहार, जिसमें नॉर्मल जो हम घर का खाना खाते हैं वो दे सकते हैं। फिर है यांत्रिक नरम आहार। यांत्रिक नरम आहार होता है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट का आहार का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को चबाने और निगलने में समस्या होती है। ये सामान्य आहार होता है, बस इसकी बनावट में संशोधन होता है। जैसे जो भी आहार है उसको बहुत फाइन काट देते हैं, बहुत फाइन पीस देते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट कर देते हैं, और इजिली चुएबल, इजिली सोएबल उसको कर सकते हैं। और बस इसमें वही है, बहुत ज्यादा मसाले और बहुत ज्यादा तले पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर जैसे हमने बात करी विशेष आहार विधियों की। विशेष आहार विधियां, जब व्यक्ति मौखिक रूप से आहार लेने में बिल्कुल सक्षम नहीं हो, ये टिपिकल हॉस्पिटल डाइट्स हैं जो हॉस्पिटल के सेटअप में ही व्यक्ति को दी जा सकती हैं, इन्हें घर में नहीं आप दे सकते। इनके लिए विशेष यंत्रों की और विशेष तरह के सेटअप की आवश्यकता होती है जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए पोषण सहायता प्रदान करने के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है।
इसमें पहले हम बात करेंगे पेरेंटरल न्यूट्रिशन की। ये दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया पेरेंटरल और एंटेरल। तो पेरेंटरल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब व्यक्ति को कोई जठरांत संबंधी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी मार्ग में दिक्कत हो और उसके स्वास्थ्य और वृद्धि को बनाए रखने के लिए उसको पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व, जल, इलेक्ट्रोलाइट्स इनका अंतर्ग्रहण करने में, पचाने में, एब्जॉर्ब करने में दिक्कत हो रही हो, तो वहां पर पेरेंटरल पोषण का उपयोग किया जाता है। इसमें सिंपल जो खाने और पचाने की प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जाता है। उसको सिंपल नसों में उसको भोजन दिया जाता है जो बॉडी को सीधे एब्जॉर्ब हो जाता है। यह दो तरह के होते हैं, एक होता है टोटल, एक होता है पार्शियल। टोटल होता है संपूर्ण और पार्शियल होता है आंशिक। संपूर्ण में क्या होता है कि इसमें सभी खाद्य पदार्थों की यानी पोषक तत्वों की जो पूर्ति होती है उसको नसों के माध्यम से दिया जाता है। और आंशिक में क्या होता है, केवल कुछ पोषक तत्व जैसे डेक्सट्रोज या कुछ सॉल्ट होते हैं उनको दिया जाता है। कुछ सिलेक्टिव चीजें होती हैं जिनको प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें जब पेरेंटरल न्यूट्रिशन होता है वो सिर्फ गंभीर स्थितियों में ही दिया जाता है, जब व्यक्ति बिल्कुल भी मुंह से खाना लेने में सक्षम ना हो। जैसे जब व्यक्ति ट्रॉमा में हो या जलने की स्थिति में हो या उसको बहुत ज्यादा सीरियस एब्जॉर्प्शन का कोई दिक्कत होगी, वो बिल्कुल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, जब उसके आंतों में कोई रुकावट हो या आंतों में कोई इन्फ्लेमेशन हो या उसको ऐसा डायरिया हो जो कंट्रोल में ना हो पा रहा हो, बहुत ही सीरियस डायरिया, डिसेंट्री हो, व्यक्ति कोमा में हो और उसको कोई ऐसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्या हो जिसमें सर्जरी की आवश्यकता हो, और जब उसको सीरियस हेपेटाइटिस हो और क्रोनिक हेपेटाइटिस हो, उस मामले में जो पेरेंटरल न्यूट्रिशन यानी इंट्रावेनस न्यूट्रिशन होता है उसकी आवश्यकता होती है। फिर दूसरा होता है एंटीरल न्यूट्रिशन। एंटीरल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब व्यक्ति मौखिक रूप से तो पोषण नहीं ले पाता पर वो एब्जॉर्ब कर सकता है उसको, तो जब आंतें आंशिक रूप से काम कर रही हो तब ये पोषण दिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें सीधे ट्यूब के या नली के माध्यम से पोषण दिया जाता है और इसके प्रदान करने के कई तरीके, जैसे नाक के माध्यम से या सीधे पेट के माध्यम से या सीधे मुंह के अंदर के जो भाग होता है उसमें ट्यूब को फिक्स किया जाता है और वहां पे इसको दिया जाता है। जैसे निगलने की कोई समस्या हो, एनोरेक्सिया हो या कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो या कोमा हो या ऐसी कोई स्थिति हो जहाँ पे चबा नहीं सकता व्यक्ति, तो उस केस में ये भोजन दिया जाता है। इसको हम कहते हैं एंटीरल न्यूट्रिशन। ये पेरेंटरल के कंपैरिजन में थोड़ा कम गंभीर होता है और बहुत ज्यादा रोगी की स्थिति खराब ना हो तो इसको दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियों में तो पेरेंटरल दिया जाता है और थोड़ी कम गंभीर स्थितियों में एंटीरल पोषण का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोताओं, आज के इस व्याख्यान में जैसे मैंने बताया, हमने जाना कि किस तरह से सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में बदला जा सकता है और कितने तरह के आहार होते हैं, किन किन तरह के आहारों को हम अस्पताल के जो सेटअप होता है उसमें यूज करते हैं और कैसे इसमें संशोधन किया जाता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार।